हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कंसीक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट एडी। कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है डेफिशिएंट ऑफ एडी, कि कौन सी कैसी सिचुएशंस होती है। इस ग्राफ में इसी स्टाइल से था कि यहाँ पर एडी जो था वो फुलर यूटिलाइजेशन वाला था और एडी जो था वो प्लान वाला था, तो इस स्टाइल से हो गया। तो रियल में हमारी कंट्री में एडी में जो डेफिशिएंसी आती है उसके पीछे कौन कौन से लॉजिक है, कि ऐसा क्या होता है कि जो है हमारा आउटपुट का लेवल इतना हाई नहीं हो पाता है जितना हमारा प्लांट का होता है, उतना हमारा नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहली जो इसमें आता है कंसीक्वेंस, इसका सबसे पहला कॉजेज है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमारी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है वो थोड़ा सा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जा करके हो जाता है। मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पर जो होगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला, यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी, तो उसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम का जो होगा वो लेवल, वहाँ पर सिचुएशन ये रहेगी कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा, और रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होगी। देन प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज और प्लांट आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। तो जब प्रोड्यूसर सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा तो जो हमारा प्लांट आउटपुट होगा इट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। इट मीन्स हमारी जो कैपेसिटी है कि पूरी इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है वो है 10 जो भी है मिलियन अरब जो भी प्रोड्यूस करने की, बट एक्चुअल में जो है वो हमारा प्लांट जो है वो 8 का ही है। 8 का क्यों है? क्योंकि हम रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो देयर जो पोटेंशियलिटी है 2 मिलियन डॉलर की अभी भी अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो सबसे पहली सिचुएशन डेफिशिएंसी ऑफ एडी में जो क्रिएट होती है उसके पीछे जो सबसे फर्स्ट लॉजिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ फुल रिसोर्सेज। तो प्रोड्यूसर जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा रिसोर्सेज का, और ये वाली सिचुएशन है कि हमारा जो प्लांट आउटपुट है, जो हमने प्लानिंग की है हमारी इंडस्ट्री में कितने मेगावाट ये इतना जो है केजी टन प्रोडक्शन होगा, तो जो वो है बहुत लोअर है इन कंपैरिजन देन जो पूरे प्लांट की कैपेसिटी है, उसके कंपैरिजन में कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। सेकंड आता है डिफ्लेशनरी गैप, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक डिफ्लेशनरी गैप जो है इकोनॉमिक में वो क्रिएट हो जाता है। डिफ्लेशनरी गैप क्यों क्रिएट होता है? लैक ऑफ डिमांड, कि कंट्री में डिमांड अवेलेबल नहीं है। अब जब रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है तो आप मान के चलो डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है कंजम्पशन के लिए कुछ भी डिमांड नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड लोअर होने की वजह से लो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, डिमांड ही नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को रनिंग नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को रनिंग नहीं करेंगे तो वापस क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होंगे, इनकम नहीं होगी, वापस कंजम्पशन लेवल ये जो है वो हमारा डिमांड जो है वो अगेन लोअर हो जाएगी। तो डिफ्लेशनरी गैप की जो क्रिएट होने की सिचुएशन है वो इस वजह से है कि कंट्री में डिमांड जो है कमोडिटीज और सर्विसेज की वो लोअर हो गई, और लोअर होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी लोअर हो रहा है, न्यू इंडस्ट्री का सेटअप नहीं हो रहा, इस वजह से भी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है एडी, डेफिशिएंसी इन एडी वो है हमारी क्रिएट हो गई। थर्ड आता है अनडिजायर्ड स्टॉक। अब क्या होगा, डिमांड नहीं है कंट्री में लेकिन जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो भी सेल नहीं हो पा रहा है, तो अनडिजायर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक प्रोड्यूसर के पास रह जाएगा। स्टॉक क्लियर ही नहीं हो रहा है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब अनडिजायर स्टॉक जो है वो प्रोड्यूसर के पास हो जाता है। अनडिजायर स्टॉक क्यों है? क्योंकि लो एडी है, एडी बिल्कुल लो है, इकोनॉमिक में है ही नहीं डिमांड, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस में फॉल होगा, और प्राइस में फॉल होगा और हमारा जो प्लांट आउटपुट है वो और लोअर हो जाएगा। अगर प्राइस में फॉल हुआ तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर जो भी प्लानिंग करेगा वो पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा लोअर करेगा। तो ये सिचुएशन जो है ये जो कॉजेज है कंसिक्वेंस है वो भी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड का है, कि अनडिजायर स्टॉक है, लो एडी है, प्राइस में डाउनफॉल हो रहा है, और जो है प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम जो प्लानिंग करेगा वो और प्रोडक्शन को कट करने की प्लानिंग करेगा, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को जो है प्रॉफिट वो किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ना तो उसका जो है स्टॉक क्लियर हो पा रहा है, ये कह रहा है प्रोड्यूसर नॉट एबल टू क्लियर स्टॉक, कि प्रोड्यूसर जो है वो अपना स्टॉक क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसकी कैपिटल उसी में क्लोजिंग स्टॉक में लगी हुई है, अब उसके पास नेक्स्ट जो है वो कैपिटल नहीं है। जब कैपिटल ही नहीं है आपके पास तो फिर आप नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूस
नहीं कर पाओगे। प्रोड्यूस किस लिए करोगे आप, जबकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर द कंसिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी एंड एडी। अब है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एडी। अब ये बिल्कुल इसके रिवर्स है। डेफिशिएंसी एडी में क्या होता है कि हमारी एडी लोअर होती है। अब यहाँ क्या है, एक्सेस एडी, इट मीन्स मार्केट में जो है वो आपका प्लान्ड एडी इज मोर देन फुलर यूटिलाइजेशन एडी, कि अगर मैं रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर भी लूँ तो भी क्या होगा, अगर मैंने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया तो भी मैं कितना प्रोड्यूस कर पाती, 10 जो है वो प्रोड्यूस कर पाती। लेकिन यहाँ जो मेरा प्लांट है वो उससे भी ज़्यादा की सिचुएशन में है। इस वजह से ये सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर क्या होता है, प्लांट एडी इज मोर देन फुलर यूटिलाइजेशन एडी, कि यहाँ पर जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन देन फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए डायग्राम है, ओ एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर जीडीपी। यहाँ हम जीडीपी को शो कर रहे हैं, यहाँ मैं एएस और एडी को शो कर रही हूँ। तो ये तो है मेरी फर्स्ट एडी जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी, और ये है मेरी प्लांट एडी। तो प्लांट एडी इज मोर देन कंपैरिजन देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। तो यहाँ पर मेरा प्लांट जो था वो है मेरा 12, प्लांट तो है मेरा 12 और फुल यूटिलाइजेशन वाला है मेरा 10। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस में डिमांड अवेलेबल है, $2 मिलियन की जो डिमांड है वो एक्सेस में अवेलेबल है। तो एक्सेस डिमांड कब क्रिएट होगी, कि जब मैंने जो कुछ प्लानिंग किया है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन मेरी पोटेंशियबिलिटी के, कि मेरी जो पोटेंशियबिलिटी है वो तो बहुत लोअर है, उसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही हूँ इकोनॉमिक में। अब ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसने अपने कंजम्पशन की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दी, अपनी इनकम के एक पार्ट को जो है, या इनकम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कंजम्पशन में जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। देन मार्जिन प्रोपेंसिटी इज ग्रेटर देन मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। हमारी इकोनॉमिक में सेविंग की टेंडेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है, पब्लिक की जो मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो हायर हो गई है। तो इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो पहली सिचुएशन को अच्छे से समझिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी एक्सेस एडी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेस एडी को क्रिएट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला है कि पॉपुलेशन ने, पब्लिक ने अपना जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाई कर दिया, डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज की डिमांड हो रही है, आपका कंजम्पशन लेवल हाई हो गया, इनकम का एक मैक्सिमम पार्ट जो है आप कंज्यूम कर लेते हो, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। इस वजह से आपकी ये प्रोपेंसिटी हायर है। सेकेंड है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सपोज कीजिए कि आपने इनकम का एक पार्ट खर्च किया तो भी ये बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपने अपनी इनकम का एक पार्ट यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर दिया है तो भी कंट्री में जो है वो एक्सेस जो है डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। आपने ऐसा क्यों किया है कि आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बूम की सिचुएशन आएगी, इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इकोनॉमी जो है वो बूम की ओर आगे जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से क्या होगा, हमारी बुलिश बिजनेस एक्सेप्टेशंस की वजह से हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यू इंडस्ट्री का सेटअप होगा और हाई रेट ऑफ रिटर्न, या रिटर्न की जो रेट है वो हाई हो रही है, इस वजह से आप कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के भी आप पे आपकी जो रिटर्न है, आपका जो प्रॉफिट है वो हाई हो सकता है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। तो ये भी एक कोजेज है, अगर इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन होती है तो एक्सेस एडी की सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर हाई कर दिए, गवर्नमेंट का बजट जो है वो, गवर्नमेंट जो है वो डेफिशिएंसी का बजट बना रही है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, न्यू प्लांट, न्यू प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए बजट सरप्लस का था, इस वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो हाई हो रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लांट, न्यू इंडस्ट्री, ये सब कुछ गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, वेलफेयर के प्रोजेक्ट जो है उनको लॉन्च कर रही है। तो इससे पब्लिक की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से भी क्या होगा, एक्सेस एडी हो जाएगी, पब्लिक की रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो वो उस रेवेन्यू को, इनकम को कंजम्पशन में करेगी। उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सपोज कीजिए कि हमारे एक्सपोर्ट हाई हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट हाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कहीं बाहर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल है तो हमें प्रॉफिट एक्सेस में होगा।
तो अब ये क्यों हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारे क्यों हाई हो रहे हैं, कि इट मे बी पॉसिबल कि हमारे डोमेस्टिक प्राइस जो है वो बहुत लोअर है इंटरनेशनल प्राइस के कंपैरिजन में। तो इंटरनेशनल लेवल पर एटलीस्ट हमारे ही प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो रही है। उसके बाद लोअर इन एक्सपोर्ट, कि जो पहले हम जो जिन चीज़ों कमोडिटीज़ का हम इंपोर्ट करते थे एटलीस्ट अब हमने उनको सब्सटीट्यूट कर लिया है, उनका प्रोडक्शन कंट्री में ही हो रहा है या अब लोअर हो गया, इंपोर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है एटलीस्ट हम उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्यों डाउनफॉल हुआ? इट मे बी पॉसिबल कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपेरिजन दैट इंडियन प्रोडक्ट, तो इस वजह से भी हमारे इम्पोर्ट अब लोअर हो गए कि बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद लोअर टैक्स, कि गवर्नमेंट ने सोचे डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों टैक्स की जो रेट है वो रिड्यूस कर दिया। तो टैक्स की रेट रिड्यूस करने से क्या होता है, डिस्पोजेबल जो इनकम होती है हमारे पास वो हाई हो जाती है, और जब डिस्पोजेबल इनकम हाई होगी तो हम उसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं कंजम्पशन की फील्ड में करेंगे। तो टैक्स रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, हाई डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के पास होगी। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। अब है कंसिक्वेंस ऑफ, कि ऐसे कौन कौन से कंसिक्वेंस चलते हैं जिस वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो सबसे पहला आता है इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो एक्सेस डिमांड का जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन भी हम इसको कह सकते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि एक्सेस डिमांड एंड आउटपुट नॉट राइज, कि डिमांड क्या है इकोनॉमी में बहुत हाई है और बट हमारा जो आउटपुट है वो रिमेन कांस्टेंट है। हमने हमारे आउटपुट को जो है वो हाई नहीं किया है और फैक्टर जो है वो फुली एम्प्लॉयड हो रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में वो सारे रिसोर्सेज का हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो फुल यूटिलाइजेशन करने की वजह से अब इसको इंक्रीज करना नहीं है और आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट रिमेन कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में एक इन्फ्लेशनरी गैप जो है इकोनॉमी में वो क्रिएट हो जाएगा कि डिमांड तो जो है वो बहुत हाई है और डिमांड हाई होने की वजह से सप्लाई तो एज इट इज़ है, और जब आपकी सप्लाई एज इट इज़ है और आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा, आउटपुट एक कांस्टेंट रह रहा है, तो इकोनॉमिक में एक डिफ्लेशनरी गैप जो है ई एफ के जो इक्वल है एक्सेस डिमांड का जो होता है लेवल, एटलीस्ट वही इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, सबसे पहले ये सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट आएगा स्टैटिक गैप, कि गैप जो होगा वो स्टैटिक होगा, कांस्टेंट होगा। एडी इज हाई देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कंपैरिजन में हमारी एडी, ये वाली एडी जो है वो हाई है, और एडी हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या है, एडी तो हाई है बट हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है जीडीपी है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर वापस कि ये जो था वो हमारा, ये एक एडी है, ये दूसरी एडी है, ये हमारा S इक्वल टू वाई है। ये जो एडी है वो कौन से लेवल पे है, प्लांट वाली है, और ये जो एडी है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ऐसी सिचुएशन है कि जीडीपी बिल्कुल कांस्टेंट हो। सपोज कीजिए जीडीपी बिल्कुल कांस्टेंट हो इकोनॉमी में, तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर बट द लेवल ऑफ जीडीपी नॉट राइज, जीडीपी नहीं राइज होता है, तो ये रहेगी इन रेफरेंस ऑफ कांस्टेंट प्राइस लेवल नॉट करंट। यहाँ पर एक बात और बताई गई है आपको कि ये जो जीडीपी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट प्राइस पर है। जो आपने एक बार इंडेक्स प्राइस ले लिया उसी पे हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, नॉट ऑन करंट प्राइस। इसमें हमने करंट प्राइस को इंक्लूड नहीं किया है। वापस देखिए स्टैटिक गैप मीन्स होता है एडी का लेवल हायर होता है इन कंपैरिजन देन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट फुल यूटिलाइज करने के बाद भी आपका प्लान्ड आउटपुट जो है वो बहुत हाई होने की वजह से सिचुएशन क्रिएट होती है। बट यहाँ आपकी जीडीपी कांस्टेंट है, जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। जीडीपी को जो इवेल्युएट किया गया वो कांस्टेंट प्राइस पे किया गया, नॉट करंट प्राइस पे। तो ऐसा जो गैप होगा, दिस गैप इज नॉन एज स्टैटिक गैप। ए से बी तक का जो गैप था आपका, या ई से एफ तक का जो गैप था वो इस नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस। ये सिचुएशन तब होगी कि जब आपकी डिमांड बहुत हाई है। डिमांड हाई होने की वजह से मार्केट में क्या होगा कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो जो लेबर है वो ये सोचेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है प्रोड्यूसर का, तो मुझे हाई वेजेस की डिमांड करनी चाहिए। तो लेबर फोर्स जो होगी वो अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए
बहुत जो है प्रेशर डालेगी। देन वेजेस कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस। वेजेस सबसे पहले प्राइस को कैच करेगी और वापस प्राइस जो है वो वेजेस को कैच कर लेगा, और ये सीक्वेंस हमारी इकोनॉमी में चलता ही रहता है। तो वेजेस हाई होने की वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ेगी ऐसी सिचुएशन में लेबर फोर्स को। तो एक्सेस डिमांड जो है वो प्राइस लेवल में जो है वो चेंजेस ला देती है, और प्राइस कॉट वेजेस एंड वेजेस कॉट प्राइस दोनों एक दूसरे में ऐड होते रहते हैं। हाई प्राइस होते ही जिस फैक्ट्री या जिस प्रोडक्ट के प्राइस हाई होंगे, मार्केट में उसकी हाई डिमांड होगी तो प्राइस हाई होंगे। प्राइस हाई होते ही लेबर फोर्स जो है वो प्राइस की डिमांड कर देगी। अब है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इस सिचुएशन में भी लॉस ही होगा। अब आप देखिए पहले वाली सिचुएशन में भी यहाँ पर मैंने आपको लॉस बताया, और यहाँ भी मैंने कहा प्रोड्यूसर को लॉस ही होगा। वहाँ प्रोड्यूसर को लॉस क्यों था, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है अपने स्टॉक को क्लियर नहीं कर पा रहा था। यहाँ प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू राइज सप्लाई। यहाँ पर प्रोड्यूसर एक्सेस डिमांड होने की वजह से अपनी सप्लाई को हाई नहीं कर पा रहा है, और वो सप्लाई को हाई नहीं कर पा रहा है, एक तो इस वजह से भी उसको लॉस है, दूसरा जो वेजेस है वो बढ़ने की वजह से कॉस्ट जो है वो हाई होगी, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है उसका जो प्रॉफिट है वो लोअर हो जाएगा। तो दीज आर द कंसिक्वेंस ऑफ AD, excess AD. Now what is the difference between inflationary gap and deflationary gap, कि एटलीस्ट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है उसमें एडी हमेशा एक्सेस में रहती है। एडी जो होगी इट इज ग्रेटर देन एएस। इन्फ्लेशनरी गैप में अभी जो ये मैंने आपको समझाया एक्सेस डिमांड, उसमें क्या होता है कि एडी है वो हमेशा एक्सेस में रहती है इन कंपैरिजन देन आपकी उसके एडी जो है आपकी प्लांट एडी जो है इट इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। तो ये ज़्यादा होने की वजह से एडी जो है आपकी प्लांट वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन एडी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये सिचुएशन जो है तब क्रिएट होगी। जबकि डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ एडी है, यहाँ पर आपकी क्या है जो एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इट इज लेस देन प्लांट एडी, सॉरी प्लांट एडी इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी हायर थी और आपकी प्लांट एडी लोअर थी, इस वजह से डिफ्लेशनरी गैप जो है क्रिएट हुआ, और उसको हम उस सिचुएशन को नाम जानते हैं डेफिशिएंसी इन एडी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस केवल मात्र आपका जो इस स्टाइल का ग्राफ बनता है, इस स्टाइल के ग्राफ में एडी एडी ही रहती है दोनों में, लेकिन एक में यहाँ प्लांट आ जाती है और एक में फुल आ जाती है, तो वो इसमें होती है, और इसमें जो है फुल यहाँ होती है और प्लांट जो है वो आपकी यहाँ आ जाती है। ये इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद इट अकर्स एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है तब क्रिएट होगी जब आपकी एडी ग्रेटर देन एएस होगी। इट मीन्स मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। जबकि ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, एडी इज लेस देन एएस, कि हमारी एडी जो है वो लेस देन होगी एस के। इट मीन्स मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई हाई है इन कंपैरिजन देन एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद है लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसमें जो होगा वो आपके आउटपुट का जो लेवल होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा, आउटपुट में आपके कोई चेंजेस नहीं हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आपका आउटपुट जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, जबकि इसमें लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पर यहाँ पर आपके जो लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्लांट आउटपुट का वो लोअर है इन कंपैरिजन देन फुल एम्प्लॉयमेंट। जो प्लांट आउटपुट का जो है वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट के आउटपुट से हमेशा कम आएगा। इट मीन्स फुल जो एम्प्लॉयमेंट था वो हमेशा ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन देन प्लांट के। उसके बाद होता है नो अनएम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन में किसी स्टाइल के अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं रहती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो कोई भी रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। लेकिन ये वाली सिचुएशन जो डिफ्लेशनरी गैप होता है उसमें देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल ऑलवेज। जो कुछ जो लेवल है सम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल ऑलवेज या ऑलवेज अवेलेबल। कहीं ना कहीं कोई ऐसी नहीं ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का फुली यूटिलाइजेशन
पॉसिबल ही नहीं होगा, जबकि इसमें ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज, इसमें डिमांड एक्सेस में होने की वजह से फुल यूटिलाइजेशन हम उसका कर रहे हैं। फिर यहाँ आता है कि वेजेस को प्राइस एंड प्राइस को, ये इसमें सिचुएशन क्रिएट होगी कि वेजेस प्राइस को पकड़ेगी, प्राइस वेजेस को पकड़ेगा, बट जीडीपी रिमेन कांस्टेंट, परंतु हमारी जीडीपी में चेंजेस नहीं होगा अगर हम उसको कांस्टेंट प्राइस पे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो करंट प्राइस पे करेंगे तो उसमें चेंजेस पॉसिबल है। एंड इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल लोअर लेवल पर जाकर के होगा, पब्लिक की जो इनकम है वो लोअर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होने की वजह से सब कुछ इसमें जो है वो लोअर में होगा। तो डिफ्लेशनरी गैप जो होता है उसको हम इतना बेटर नहीं मानते इन कंपैरिजन देन इन्फ्लेशनरी गैप। अगर हम बोलें कि विच इज बेस्ट इन बोथ कंडीशंस, तो वैसे तो दोनों को ही अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लेशनरी गैप को जो है इकोनॉमिक में बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि चलो ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, इंडस्ट्री का सेटअप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बूम की सिचुएशन आ रही है, इकोनॉमी जो है वो अपर लेवल पर जा रहा है, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो भी हाई हो रही है, और वो हाई की हो रही है कहीं ना कहीं इनकम और एम्प्लॉयमेंट इसके पीछे लॉजिक है। तो दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप।